बुढ़ाऊंगा नहीं। वर्क पावर एंड एनर्जी, समय पंडित, ठीक है भैया, 8076078525। वर्क क्या होता है भैया, तो लिखा हुआ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है, जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है और वो बॉडी डिस्प्लेस करती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी के और डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहते हैं भैया बॉडी ने क्या किया, वर्क किया। कंडीशन फॉर वर्क डन, एक तो फोर्स लगना चाहिए और दूसरा बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए कई ऐसी बॉडी होती है जिनके ऊपर फोर्स नहीं लगता फिर भी बॉडी चलती रहती है। एग्जांपल में जो स्पेस में जो भी बॉडी होती है ना उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, जो कॉमेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ही चलते रहते हैं, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। जहां फोर्स नहीं चलने के बावजूद भी वर्क क्या होता है, जीरो होता है। या फिर ऐसी बॉडी जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, फोर्स लगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो, जैसे मान लीजिए दीवार को आप धक्का दो, दीवार के ऊपर आप फोर्स लगाओ, आपके फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर, तो मतलब फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसलिए वर्क क्या होगा, जीरो होगा। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल रखा है, अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट किया, मेरे लिए स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, वो जो वर्क करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो भैया देखिए केस फर्स्ट में फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो उस केस में आपका वर्क जो होगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है भैया, यदि आपका फोर्स पैरेलल नहीं है डिस्प्लेसमेंट के, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा, तो फोर्स को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। पहला कंपोनेंट क्या रहेगा, एफ, और एफ, एक बात अब भी दोबारा बता रहा हूं मैं कि आप उसी फोर्स की वजह से वर्क बोलोगे जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा बताओ, यहां पर एफ साइन थीटा की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से वर्क क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्या एफ कॉस थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखो ये देखो इधर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसे कंसीडर करेंगे क्योंकि इसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। ठीक है, आप उसी फोर्स को कंसीडर करोगे जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, उस फोर्स को कतई कंसीडर नहीं करोगे जिसकी वजह से वर्क डन नहीं हो रहा। यहां पर एफ साइन थीटा को इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब वर्क नहीं है। इसको इसलिए कंसीडर किया एफ कॉस थीटा को क्योंकि इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। तो हमारा जो फॉर्मूला आने वाला है यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर कौन से फोर्स को लिया हमने, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ डी कॉस थीटा। थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ठीक है भैया, अच्छा आपको याद होगा मैंने क्या लिखा था, ए डॉट बी को क्या लिखा था, ए बी कॉस थीटा, क्या लिखा था, यानी ए बी कॉस थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं और ए डॉट बी को मैं ये भी लिख सकता हूं। तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा क्या लिखूंगा, देखिए ए बी कॉस थीटा को क्या लिखा था, ए डॉट बी, ये लिखा था ना, तो एफ डी कॉस थीटा क्या लिखूंगा, एफ डॉट डी, यानी वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से आने वाली क्वांटिटी वेक्टर होती है, स्केलर, स्केलर होती है। समझ गए, तो वर्क कैसी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ध्यान रखना इस चीज का। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क कैसी क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, जूल या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ज, या केजी की यहाँ पे गएगा ग्राम, मीटर की यहाँ पे गएगा सेंटीमीटर, सेकंड की यहाँ पे गएगा। और आपको पता है 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ज, आपने निकाल भी रखा होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में। नेचर ऑफ वर्क, वर्क के कितने नेचर होते हैं, तो वर्क के 3 नेचर होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क, तो एज वी नो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। देखिए फोर्स हमेशा, क्योंकि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहां पर अगर आपका वर्क पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, केवल कॉस पे। अगर वर्क नेगेटिव आ रहा है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव,
और कॉस नेगेटिव कब होता है? जब एंगल जो होता है 90 से ज्यादा होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा, तो उस वक्त आपका कॉस नेगेटिव आएगा, और उस नेगेटिव कॉस की वजह से वर्क भी क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, आप सब जानते होंगे, ठीक है भैया। अच्छा, अगर आपका कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। यदि आपकी कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका वर्क भी क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? थीटा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 90, यानी एक्यूट एंगल होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 से कम का एंगल होगा, ठीक है। अच्छा, कॉस की वर्क की वैल्यू जीरो कब आती है? तो भैया जब कॉस की वैल्यू जीरो होगी, और कॉस की वैल्यू जीरो कब आती है? जब थीटा क्या होता है? 90, यानी राइट एंगल होता है। समझ गया? अब देखिए, तीनों केस को अलग अलग कर रहा हूं। वर्क पॉजिटिव कब है? तो भैया आपने देखा वर्क पॉजिटिव कब है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा हो? एक्यूट। क्या हो? एक्यूट। या फिर एक्यूट 0 डिग्री भी एक्यूट ही होता है ना। अब देखिए, वर्क डन, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था कंसेप्चुअल। वर्क डन आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है? ये कब होगा? इफ एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब कैसा हो? या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो? पैरेलल, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसा। यहां पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल है। क्या है? तो आपको पता है फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? और इस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव गुणे में पॉजिटिव, गुणे में पॉजिटिव क्या होगा? इस केस में वर्क पॉजिटिव आएगा। और एक बात ध्यान में रखना, अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, या उनके बीच में एंगल कैसा हो? एक्यूट हो, तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन या तो सेम हो, या उनके बीच में जो एंगल हो कैसा हो? एक्यूट हो, मतलब लेस देन 90 हो, तो वर्क क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। कुछ एग्जांपल है, ध्यान रखना भैया। सीधा जहां पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो रहा है, वो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। देखिए एग्जांपल लिख रखे मैंने। आप क्या कीजिए? एक स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग को खींचिए। जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो उसी डायरेक्शन में स्प्रिंग क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। तो आप देख रहे हो आपका फोर्स, जो आपने फोर्स लगाया और जो स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो स्प्रिंग के अंदर हो रहा है वो सेम है, इसलिए वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन करता है अप्लाइड फोर्स, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरा देखिए, वर्क डन बाय, यहीं पे लिखा अप्लाइड फोर्स इन एक्सपेंशन स्लैश कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। देखिए भैया, एक्सपेंशन में तो आपने देखा स्प्रिंग को आपने बाहर खींच दिया और स्प्रिंग बाहर खींच गई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अच्छा, कंप्रेशन में क्या करोगे? आप स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाओगे, ऐसा, तो अंदर की तरफ दब रही है, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ हो रहा है। तो चाहे आप एक्सपेंशन कर रहे हो अप्लाइड फोर्स से, चाहे आप कंप्रेशन कर रहे हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? एक ही होगी, और वर्क क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। अब देखिए कुछ और भी एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो? किसी ब्लॉक को उठा रहे हो, तो रस्सी पे एक फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं आप? टेंशन। और उठा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा? तो टेंशन फोर्स, टेंशन भी एक फोर्स होता है, और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर सेम है, तो वर्क क्या होगा? यहाँ पे लिखा वर्क डन बाय दी टेंशन फोर्स। क्या है भैया? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अच्छा, तो वर्क डन बाय फ्रीली फॉलिंग, बॉडी फ्रीली फॉलिंग। जब बॉडी फ्री फॉल करती है, फ्री फॉल मतलब ऐसे अपने आप गिर रही है, गिरने में किसका सहयोग होता है? ग्रेविटी की वजह से। बॉडी नीचे गिर रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? ग्रेविटी एक फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? नीचे हो रहा है, तो ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो इसलिए वर्क यहां पर भी क्या आएगा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव। समझ गया भैया? जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, वहां पर आपका वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ गए? आगे बढ़ते भैया, नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। नेगेटिव वर्क कह रहे भैया, इफ एंगल इन बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 या ऑब्ट्यूज और एफ एंटी पैरेलल टू डी। देखिए ये एंगल, देखिए डिस्प्लेसमेंट ये रहा, फोर्स ये रहा, तो यहां पर एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है। या फिर दूसरा केस है कि फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? आगे हो रहा है। तो इन दोनों केस में आपका जो वर्क आने वाला है वो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। अभी एग्जांपल आप देख लोगे, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, या उनके बीच में एंगल क्या है भैया? ऑब्ट्यूज है, तो भैया वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। आप देखते एग्जांपल, चलो समझते इस चीज को। देखिए
आपकी मोशन कहां पे होती है? आगे। फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पीछे। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, देखिए मोशन जहां पे होगी वहीं पे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भैया अगर मैं देखूं कि इस वक्त जब बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या वर्क कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए बॉडी कहां जा रही है? आगे। फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या लग रहा है? अपोजिट। देखिए एक आपको ये मत कंफ्यूज हो ना, मैं बता दे रहा हूं आपको कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो जो फोर्स लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी वजह से तो वर्क पॉजिटिव आएगा, लेकिन मैं उसी टाइम पर उसी बॉडी पे देखूंगा कि फ्रिक्शन कैसा वर्क कर रहा होगा, नेगेटिव। एक बॉडी पर जैसे मान लीजिए मैंने इसको, इस चेयर को ऐसा कर दिया, ऐसा मैंने खींचा अपनी तरफ, तो जब मैं खींच रहा था तो मैं फोर्स आगे लगा रहा था, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो भैया ये क्या हुआ, वर्क पॉजिटिव हुआ। मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स से वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ। लेकिन इसी वक्त जब मैं आगे खींच रहा था तो फ्रिक्शन इस पे कहां लग रहा था, पीछे की तरफ लगा था, बॉडी कहां रही थी, आगे। तो उस वक्त फ्रिक्शन ने वर्क क्या किया, ये एक ही टाइम पर दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स क्या कर रहा है, वर्क पॉजिटिव कर रहा है, और एक फोर्स वर्क क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। मैं कह रहा हूं भैया गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है आगे की तरफ, बताओ कौन सा फोर्स पॉजिटिव कर रहा होगा, कौन सा फोर्स नेगेटिव कर रहा होगा वर्क। देखिए गाड़ी इंजन की फोर्स की वजह से आगे चल रही है, तो इंजन का फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, उसके द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन गाड़ी पर नेगेटिव वर्क कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, या एयर का विस्कस ड्रैग। एयर भी उल्टा ही फोर्स लगाती है हमेशा मोशन के। आप भागना तो आपको लगेगा एयर आपको पीछे धकेल रही है, तो एयर जो रहेगी वो मोशन की उल्टी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की उल्टी डायरेक्शन में, या जमीन मोशन की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट हो वहां पर वर्क नेगेटिव, जहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में वहां पर वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर फ्रिक्शन, देखिए बॉडी की मोशन यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है, पीछे लग रहा है। तो एफ फ्रिक्शन फोर्स किसके अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए वर्क क्या कर रहा हो, नेगेटिव कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, अगला देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पुलिंग अ बकेट इन अपवर्ड। जब आप बकेट को ऊपर खींचते हो, देखिए भैया जब आप बकेट के ऊपर खींच रहे हो तो दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो टेंशन लग रहा होगा और एक नीचे क्या लग रहा होगा। जो टेंशन होगा, अगर आप ऊपर खींच लो, ये टेंशन है मान लीजिए, तो इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी ये टेंशन वर्क पॉजिटिव कर रहा है। लेकिन जब ये बाल्टी ऊपर जा रही होगी तो उसी वक्त देखोगे ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, तो ये ग्रेविटी उस वक्त क्या कर रही होगी, वर्क नेगेटिव। देखिए एक ही टाइम पे सब चीजें हो रही हैं, एक फोर्स वर्क पॉजिटिव कर रहा है, एक फोर्स वर्क, कौन सा फोर्स वर्क पॉजिटिव कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, और कौन सा फोर्स वर्क नेगेटिव कर रहा होगा, जो डिस्प्लेसमेंट के। तो इस वक्त आप अगर आप रस्सी से बाल्टी को ऊपर खींच रहे होगे तो टेंशन फोर्स वर्क पॉजिटिव कर रहा होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, सेम है। और ग्रेविटी फोर्स वर्क क्या कर रहा होगा, नेगेटिव कर रहा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और ग्रेविटी क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या भी है, नेगेटिव है, क्योंकि ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, और बॉडी कहां जा रही है, ऊपर। ठीक है, समझ गया। जब भी आपको, अच्छा एक और देता हूं एग्जांपल, उसके बाद फिर आगे बात करता हूं। ठीक है, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब समझते हो, पानी के अंदर जब हाथ चलाते हो तो पानी आपके हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलता है, पानी के द्वारा लगाया गया फोर्स विस्कस फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जब स्विमर जो होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, यानी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, आगे, तो स्विमर के ऊपर पानी पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, यानी पानी के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है स्विमर के ऊपर, क्या हो, क्या है, नेगेटिव है। क्या है, अच्छा इस पे स्विमर के ऊपर पॉजिटिव वर्क कौन कर रहा होगा, जो स्विमर खुद फोर्स लगा रहा होगा। स्विमर के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, आगे, डिस्प्लेसमेंट कहां है इसका, आगे, तो स्विमर खुद जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से तो वर्क पॉजिटिव है, लेकिन उसी वक्त पानी जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ गया। जीरो वर्क, देखिए जीरो वर्क कब कब होता है, ध्यान दीजिएगा। जीरो वर्क होता है इफ एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो देन वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। ये देखिए भैया फोर्स इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, यानी वर्क क्या होगा इसकी वजह से, अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क क्या होगा, जीरो। समझ गए भैया। इसका एग्जांपल भैया बहुत साधारण सा है, सर्कुलर मोशन। आपकी जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, ध्यान दीजिए भैया,
तो एक फोर्स लगता है जो सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन पार्टिकल जो होता है वो ऐसे चलता रहता है, पार्टिकल ऐसे लगातार घूमता रहता है, यहाँ पे आएगा तो ऐसे घूम रहा होगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे घूम रहा होगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे घूम रहा होगा, है ना। तो पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन में। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन में? इस डायरेक्शन में। लेकिन फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, ये जिसको थोड़े गणित की ज्यादा जानकारी है उसके लिए बता देता हूं कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो टेंजेंशियल होता है। क्या होता है? और जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है? रेडियल। कैसा लगता है? डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल और फोर्स रेडियल। टेंजेंट और फोर्स के बीच में यानी रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वर्क क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि cos 90 यूज करते हो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 क्या होता है? जीरो। तो वर्क भी क्या होता है? जीरो। समझ गया? एक और एग्जांपल, आपने कुली वाला केस सुना है? कुली, कुली के द्वारा किया गया वर्डन क्या होता है? जीरो। पता क्यों? क्योंकि कुली जो वेट उठाता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? वाई एक्सिस में। कुली वेट उठाने में जो फोर्स लगाता है, कुली जो वेट उठाने में फोर्स लगाता है वो कैसे उठाता है? सर पे उठाता है, यानी वाई के लॉन्ग। और जो डिस्प्लेसमेंट करता है वो किसके लॉन्ग करता है? एक्स के लॉन्ग। वाई और एक्स के बीच में एंगल कितना बनता है? 90। यानी कुली के द्वारा किया गया वर्डन क्या होगा? जीरो। ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, वर्डन एक जगह और जीरो होता है, बताओ। ये तो एंगल की बात होगी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो वर्क जीरो क्यों होता है? वर्क वहीं पर माना जाता है जहां पर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। जहां पर, अब आपको पता है फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स पे, तो इसका मतलब इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इसका मतलब उसकी वजह से वर्क क्या होगा? जीरो। समझ गया? अब दूसरी बात है कि भैया दो और केस होते हैं जहां पर आपका वर्क जीरो आता है। मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, यदि फोर्स जीरो है तो भी आपका वर्क क्या होगा? जीरो होगा। जैसे कॉमेट्स वगैरह होते हैं वो बगैर फोर्स के ही मूव करते रहते हैं, उनके मूव करने के बावजूद भी आपका वर्क क्या रहेगा? जीरो रहेगा, क्योंकि फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वर्क के लिए। अच्छा, दीवार है, दीवार पे फोर्स लगा दो लेकिन इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहां पर भी वर्क क्या होगा आपका? जीरो रहेगा। यानी फोर्स के लिए एंगल 90 नहीं होना चाहिए, बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में फोर्स की वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर तीनों में से, ये तीनों में से कोई सा एक जीरो है तो वर्क क्या होगा? ठीक है, ये ध्यान रखना। ये वर्क जीरो का कंडीशन आ गई, इसे ध्यान रखना, पढ़ लेना अच्छे से, आसान टॉपिक है। देखिए लिखा हुआ है वर्क इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए भी आप सबको पता है वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, और मैंने भी आपको बताया कि वर्क निकालने के लिए फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है ना? तो मैंने कहा एक फोर्स है, कैसा फोर्स है ये? 1D 2D 3D? 3D फोर्स है, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों के लॉन्ग लग रहा है। अब ये कहां लग रहा है? एक बॉडी के ऊपर, और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स वाई जेड, यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ? 3D में हुआ। तो वर्क कितना होगा? तो वर्क निकालने के लिए आपको पता भी है वर्क क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट होता है। फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या रखी है? फोर्स ये रहा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये रहा। आपको याद है डॉट सेम चीजों का ही डॉट होता है। तो एफ एक्स इसका डॉट इसके साथ करोगे तो क्या, सॉरी कहां गया, इसका डॉट इसके साथ तो क्या होगा? एफ एक्स इंटू में एक्स, एफ एक्स डॉट एक्स, इसका डॉट इसके साथ एफ वाई डॉट वाई, इसका डॉट इसके साथ एफ जेड डॉट, डिफरेंट वाले जीरो आते हैं, आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में। रिवीजन करेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, कल से रिवीजन क्लास स्टार्ट है आपकी। ठीक है, चलो, तो ये देखिए अगर आपको वर्क निकालना है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आपको वर्क निकालने के लिए दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? डॉट। डॉट आपको नॉर्मली निकाल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करना, जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से, और तीनों को जोड़ देना। ठीक है, डॉट याद है ना? डॉट वाला सबसे आसान प्रोडक्ट था ये। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया अ गार्डनर पुशेस अ लॉन, रोलर है ये, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस 20 मीटर। एक गार्डनर है वो धक्का दे रहा है एक रोलर को, कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर। इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 किलो वेट, देखिए सुन लीजिए, फोर्स की यूनिट आपने न्यूटन सुनी है, न्यूटन, लेकिन यहां पर फोर्स की यूनिट दे रखा 20 किलो वेट। समझे इसका मतलब?
20 किलो वेट का मतलब होता है कि 20 किलो का जितना वेट होगा उतना ही फोर्स लगा रहा है। 20 किलो का वेट कितना होगा? किसी भी मास का वेट निकालने के लिए आप क्या करते हो? mg। क्या करते हो? m क्या होता है? g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 20 किलो का वेट कितना होगा? तो भैया देखिए फोर्स कितना है? 20 किलो वेट है, तो भैया हमने 20 किलो वेट को निकालने के लिए 20 और जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ? 96 न्यूटन। क्या आ रहा है? सही 19.6 न्यूटन आ रहा है। क्या आ रहा है? ये फोर्स है। अगर आपको 20 किलो वेट बोलेगा तो इसका मतलब 20 गुणे में 9.8। 50 किलो वेट बोलेगा तो क्या होगा? 50 गुणे में 9.8। तो किलो वेट भी क्या है? ऐसा यूनिट होती है किसकी? अप्लाइड फोर्स की। किसकी? फोर्स की। चलो भैया, तो भैया कह रहा है इतना फोर्स लगा रहे हैं, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री का। बताइए कुल वर्क डन कितना होगा? तो वर्क क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? और cos 60 क्या होता है? 1/2। आंसर आ गया भैया, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? 196। कोई बात नहीं, सही कर लेना। समझ गया ना? भावनाओं को समझो, कैलकुलेशन होती रहती है। ठीक है, अब देखिए भैया, अ साइक्लिस्ट comes to skidding stop in a 10 meter during देखिए भैया क्या कर रहा है, एक साइकिलिस्ट आया और उसने ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाते वो स्किड करते हैं। स्किड जानते हो ना क्या होता है? ब्रेक लगाने के बावजूद भी जो गाड़ी आगे जाती है ना, उसको स्किडिंग कहते हैं। तो जब उन्होंने ब्रेक लगाया ना, तो स्किड करने लगी उसकी गाड़ी, और स्किड करते करते कितना चला वो? 10 मीटर। कितना चला? 10 मीटर। ठीक है, इस दौरान जमीन के द्वारा लगाया गया फ्रिक्शन फोर्स कितना था उसके ऊपर? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 200 न्यूटन। देखिए, आदमी ने ब्रेक लगाई, ब्रेक करते हुआ स्किड करता कितना दूर तक गया? 10 मीटर। और जो जमीन ने फोर्स लगाया उसके ऊपर कितना लगाया? 200 न्यूटन। तो क्या कह रहा है भैया? हाउ मच वर्क डन। ठीक है, और साइकिल। ठीक है, साइकिल के ऊपर कितना वर्क डन हुआ? साइकिल के ऊपर कितना वर्क हुआ? तो भैया वर्क क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो भैया फोर्स कितना लगा रहा है भैया जमीन साइकिल के ऊपर? 200। अब जो जमीन फोर्स लगा रही होगी साइकिल के ऊपर, वो तो लगा रही होगी पीछे, क्योंकि साइकिल जा रही है आगे, तो फोर्स लगा रहा होगा पीछे लगा रही हूँ ना, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगाती है जमीन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 10 मीटर। और आप देख रहे हो फोर्स लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। हाँ, 180 बोला, अच्छी बात। साइकिल आगे जा रही है और फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? अपोजिट है। तो एंगल कितना होगा उनके बीच में? 180 का। और cos 180 लिखोगे, cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। क्या होती है? तो ये -1 हो गया। 200 गुणे में 10 क्या हुआ? 2000 माइनस 2000 जूल के बराबर जमीन ने साइकिल को रोकने में वर्क किया। जमीन ने। ठीक है भैया, तो वही लिखा हुआ है हाउ मच वर्क डन बाय द जमीन, वो पूरा लिख नहीं पाया। ठीक है, डज ऑन दी साइकिल। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? हाउ मच वर्क डज द साइकिल ऑन द रोड। भैया साइकिल ने रोड के ऊपर कितना वर्क किया? बता। 0 किया। पता क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है भैया, जमीन जो साइकिल के ऊपर फोर्स लगा रही है वो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। साइकिल भी जमीन के ऊपर 200 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन होता है। लेकिन आपको पता है उस फोर्स की वजह से जो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो लगने के बावजूद भी साइकिल के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर का। लेकिन 200 न्यूटन का फोर्स जो जमीन पे लगा, उस 200 न्यूटन की वजह से उस जमीन के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। दोबारा समझिए मेरी बात को। देखिए, साइकिल के ऊपर जो 200 न्यूटन का फोर्स लगा, उसके बावजूद भी साइकिल कितना डिस्प्लेस हुई? 10 मीटर। मैं देख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे लग रहा है, तो वर्क क्या आ गया? -2000 जूल आ गया। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि साइकिल ने जमीन के ऊपर कितना वर्क किया, तो भैया साइकिल ने भी उतना ही फोर्स लगाया। कितना? 200 न्यूटन का। लेकिन आपके उस फोर्स की वजह से क्या जमीन डिस्प्लेस हुई? जमीन के अंदर मूवमेंट आएगी? नहीं आएगी। यानी जमीन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। और अभी मैंने आपको बताया था फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क क्या आएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वर्क क्या आएगा? 0। और एंगल उनके बीच में अगर 90 डिग्री का, फिर भी वर्क क्या आएगा?
तो यानी हमारे पता भी है कि ये अगर यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है, साइकिल लगा रही है जमीन के ऊपर, लेकिन उस फोर्स की वजह से जमीन के अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वर्क क्या आएगा भैया, 0 आएगा। क्या आएगा, समझ गया। तो डायग्राम बना रखा भैया, साइकिल वाला आगे जा रहा है, कितना आगे गया, 10 मीटर, जमीन कितना फोर्स लगा रही है, 200, तो वर्क क्या आ गया आपका, ठीक है। लेकिन अगले केस में, ठीक है, ड्यू टू साइकिल, हाँ, ड्यू टू साइकिल द डिस्प्लेसमेंट इन रोड क्या होगा, 0, तो इसलिए वर्क क्या आएगा, 0। एक क्वेश्चन ये काफी बार आ रखा है, ध्यान रखना। ये क्या है भैया, फोर्स आपका दे रखा है I + 5J + 7K, किस पे लग रहा है भैया, एक पार्टिकल पे, और पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, 6I + 9। कैलकुलेट आपको क्या निकालना है, वर्क। वर्क क्या होता है, F.D होता है। फोर्स की वैल्यू क्या रखी है, देख लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रखी है, 6I + 9J। तो भैया I का डॉट किसके साथ होगा, 6 के साथ, तो क्या होगा, I.I क्या हो गया, 1, और 1.6 क्या हो गया, 6, तो यह गया 6। J है 5, यहाँ पे 5J है, लेकिन इसमें J है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 कर दीजिए इसको, ठीक है। 7K का डॉट क्या होगा, 9K के साथ, तो क्या होगा 63, तो इसको जोड़िए, कितना आएगा 69 जूल, आंसर आ गया। आसान है और कई बार रखा दिया, ठीक है। ग्राफ, तो ये देखिए ग्राफ क्या है, ग्राफ किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर फोर्स की वैल्यू नहीं बदल रही, केवल डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, तो ग्राफ आपका कैसे जाएगा, इस तरीके से, कैसे जाएगा, और क्या बनने वाला आपका, रेक्टेंगल। और आप इसका एरिया निकालो, चलो भैया एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ एफडी ग्राफ क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जो एफडी ग्राफ है, अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हो तो किसका एरिया निकालोगे, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया का, तो लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई क्या है इसकी, डिस्प्लेसमेंट है, और चौड़ाई क्या है, एफ है। तो भैया लंबाई डिस्प्लेसमेंट है, चौड़ाई क्या है, एफ है, तो एफ इंटू में डी क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। क्या होता है, यानी आपका एफडी ग्राफ है, तो उसका एरिया क्या देगा आपको, एरिया ऑफ एफडी ग्राफ क्या देगा, वर्क देगा। अब देखिए दूसरे केस में, मैंने कहा भैया फोर्स वेरिएबल है, क्या है, फोर्स वेरिएबल, लेकिन फोर्स के अंदर जो बदलाव है वो क्या है, जैसे मान लीजिए फोर्स क्या है, पहले 0 था, फिर 2 न्यूटन हो गया, फिर 4 न्यूटन हो गया, फिर 6 हो गया। तो यहां पर फोर्स तो वेरिएबल है, लेकिन फोर्स के अंदर जो चेंज आ रहा है वो क्या है, 0 से 2 चेंज का 2, 2 से 4 चेंज 2, 4 से 6 चेंज 2, 6 से 8 चेंज 2, मतलब चेंज कांस्टेंट आ रहा है। जब इस तरह का ग्राफ आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा। आपको एग्जांपल दिया था ना मैंने शायद पहले इंपल्स वाले ग्राफ में, मैंने बताया था भैया अगर आप एक्सटी ग्राफ बनाते हो, एक्सटी ग्राफ याद है, एक्स मतलब पोजीशन, टी मतलब टाइम, 0 टाइम पे बॉडी का है 0 पर, 1 पे कहा है 2 पर, 2 पर कहा होगी 4 पर, 4 पर कहा होगी 3 पर, कहा होगी 6 पर। तो इस तरह ग्राफ जो होगा एक्सटी ग्राफ वो ऐसे जाएगा, एक्स से टी, वो ग्राफ ऐसे आता है। तो वही तो मैंने यहां पर किया है, देखिए चेंज क्या है एक्स में 2, यहां पर भी कितना चेंज आया 2, यहां पर भी कितना चेंज आया 2, यानी चेंज क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स के अंदर चेंज कांस्टेंट है, लेकिन एक्स खुद क्या है, वेरिएबल है। ऐसे ही यहां पर बोल रखा है कि फोर्स क्या है, वेरिएबल है, लेकिन फोर्स के अंदर चेंज क्या है, तो भैया डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ग्राफ क्या सही बनेगा, ऐसा बनेगा। अच्छा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। तो भैया इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ एफडी ग्राफ क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ, क्या बन रहा है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू में, बेस क्या है भैया, हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इंटू में फोर्स क्या होता है, वर्क, वर्क का आधा भी क्या होगा, वर्क ही आधा है। अब देखिए भैया ये थोड़ा सा है, मतलब ये वैसे तो इंटीग्रेशन सबको ही आता होगा, सबने किया होगा। देखिए भाई प्लीज बोलिए मत, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, केवल वेरिएबल है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 8 10 कुछ भी हो जाए, डिफरेंस भी उसमें कोई कांस्टेंट ना हो, तो भैया वर्क कैसे निकालेंगे देखिए। तो मैंने कहा भैया ये बॉडी ने यहां से चलना चालू किया और कहां तक जाएगी, x1 से स्टार्ट किया, कहां तक जाएगी, x2 तक, समझ गए। इस दौरान मैंने एक छोटा सा टाइम लिया, उस छोटे से टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, dx कितना डिस्प्लेस हुई, कितना फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर, f। और भैया जब डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ तो वर्क भी कितना होगा, कितना वर्क हुआ, dw।
तो वर्क कितना होगा, लिखा हुआ भैया वर्क कितना होगा, तो वर्क क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी एक्स, तो वर्क कितना होगा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या होगा, फोर्स इंटू में, देखिए भैया इतने, दोबारा मैं बोल रहा हूं भैया, एक जर्नी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, मैंने उस पॉइंट पे, उस जर्नी के बीच में कोई एक ऐसा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, वहां का छोटा सा वर्क निकाल दिया। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीएक्स है। फोर्स कितना लग रहा है, एफ है। तो वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ये तो इस जर्नी के बहुत छोटे से पार्ट का वर्क आया है, मुझे यहां से यहां तक का कुल वर्क निकालना, तो क्या करोगे, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो हमने क्या किया, टोटल वर्क डन बाय वर्क क्या कैसे निकलेगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो भैया ये क्या है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट क्या होगा डब्ल्यू, और एफ डी एक्स को ऐसे लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और नीचे लगा दीजिए लिमिट। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक की है, x1 से लेके, तो x1 से लेके x2 भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सुन लीजिए, कह रहा भैया फाइंड वर्क डन 0 मीटर टू 10 मीटर। ये ग्राफ दे रखा है, 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक चला, आपको वर्क निकालना है। अच्छा फोर्स क्या है, 6 न्यूटन है। क्या है, ये पॉइंट किसको बता रहा है, 4 मीटर को, ये पॉइंट किसको बता रहा है, और ये पॉइंट किसको बता रहा है, आपको वर्क निकालना है। तो भैया कौन सा ग्राफ है, एफडी ग्राफ है। क्या है, एफडी ग्राफ की कौन सी चीज आपको वर्क देती है, एरिया। क्या देगी, एफडी ग्राफ अभी देखा था ना, तो उसको कौन सा चीज वर्क दे रहा था, तो भैया एरिया क्या निकलेगा, ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। इन तीनों एरिया को निकाल कर जोड़ दोगे तो क्या आएगा भैया, एफडी ग्राफ का एरिया। और एफडी ग्राफ का एरिया किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर। तो हमने क्या किया भैया, एरिया ऑफ एफडी ग्राफ देता है वर्क, और यहां पर एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ट्राइंगल का एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया, फिर ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या था, हाफ बेस इंटू में हाइट। रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 4, चौड़ाई कितनी है इसकी 6, लंबाई कितनी है इसकी, ट्राइंगल बेस कितना है इसका ट्राइंगल का 2, 8 से 10 के बीच में गैप कितना होगा 2, और हाइट कितनी है इसकी 6। इस ट्राइंगल का बेस कितना है, और इसका हाइट कितनी है, तो भैया ऐसे कर दिया सॉल्व, हमारा आ गया। कह रहा भैया आपका फोर्स, भाई प्लीज देखिए, आपका फोर्स क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है भैया। और इफ इट एक्ट ऑन अ पार्टिकल, और पार्टिकल कहां से कहां पे डिस्प्लेस होता है, 1 मीटर से लेके 2 मीटर में। ये कहां रखा है, सीबीएसई 1994 में, ठीक है। तो कह रहा वर्क निकालना है। क्या निकालना है, देखिए भैया फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। क्या है, तो इस केस में वर्क कैसे निकलेगा, तो आपको पता भैया वर्क का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, एफ डी एक्स लिमिट x1 से लेके x2, बताया था अभी। अच्छा फोर्स की वैल्यू क्या कितनी है, 3x स्क्वायर प्लस 2x, डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया dx, ठीक है। तो भैया हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कीजिए पहले। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 बाहर आएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन में 3। अच्छा 2 बाहर जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन में 2, x स्क्वायर अपॉन में, लिमिट लगी है आपकी 1 से लेकर 2 के बीच में, आपको डिस्प्लेसमेंट करना है, वर्क निकालना है। तो हमने वही किया, 3 बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर का किया तो एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, 2 बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स का किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 और 2 की लिमिट, 1 और 2 की लिमिट। एक बारी एक्स क्यू को 2 रिप्लेस करेगा तो क्या होगा 2 क्यू, एक बार एक्स क्यू को कौन रिप्लेस करेगा 1, तो 1 क्यू, बीच में क्या आता है माइनस। एक बार एक्स स्क्वायर को कौन रिप्लेस करेगा 2, 2 स्क्वायर, एक बार एक्स स्क्वायर को कौन रिप्लेस करेगा 1, 1 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया नीचे। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक औरत है, ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। एक औरत है जो प्लेटफॉर्म पर चल रही है, और हाँ वो उसके हाथ में एक लगेज है, ठीक है, उसको खींच रही है, और वो खींच रही है कितने फोर्स है, 100 न्यूटन फोर्स से, और वो उसी फोर्स से खींचती रहती है। कब तक, जब तक कहां पहुंच जाती है 10 मीटर तक उसी फोर्स से खींचती रहती है। उसके बाद उसका फोर्स लगातार क्या होता है, कम होना चालू होता है,
और 20 मीटर तक आता है तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 50 न्यूटन। क्या होती है? जब वो औरत खींच रही थी तभी उसके ऊपर क्या लगने लगा था? फ्रिक्शन फोर्स। क्या लग रहा था? नीचे क्या है? फ्रिक्शन। ऊपर क्या है? अप्लाइड फोर्स है। तो उसके ऊपर तभी ना क्या, यहीं से लगा, यहीं से जहां से उन्होंने खींचे चालू किया था ना, वहीं से कितना फोर्स लगने लगा? फ्रिक्शन फोर्स। कितना फोर्स है? 50। और ये पूरा कहां तक लगता है? एक जैसा 20 मीटर तक। तो पता क्या बोल रहा है? कैलकुलेट वर्क डन, जो औरत ने फोर्स लगाया और जो अलग से फ्रिक्शन ने जो फोर्स लगाया। तो भैया जब औरत ने फोर्स लगाया तो आप कौन सा वर्क निकालोगे? ये और उसके बाद ये, मतलब ये आपको ये जो एरिया आया है ये एरिया निकाल दो तो औरत के द्वारा किया गया वर्डन आ जाएगा आपका। एरिया में क्या क्या दिख रहा है आपको? एक क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो। और ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या है? ये पैरेलल साइड है दोनों और ये उनके बीच की दूरी है। अब नॉन पैरेलल साइड की तो जरूरत ही नहीं होती। देखिए भैया, तो मैं कह रहा हूं भैया अप्लाइड फोर्स यानी औरत ने जो वर्क किया वो दो तरीके से किया। ठीक है, एक तो 0 से लेकर 10 मीटर तक जहां पे उसका फोर्स कांस्टेंट था। एक 10 से लेकर 20 मीटर तक जहां तक उसका फोर्स क्या हुआ? कम होता गया। कब तक कम हुआ? जब तक कि 100 न्यूटन फोर्स कहा क्या हो जाए? 50 न्यूटन हो जाए। तो भैया जब उसका फोर्स कांस्टेंट था तो क्या बनाया था उसने? रेक्टेंगल। और जब उसका फोर्स वेरिएबल हो गया तो क्या बनाया था उसने? ट्रेपीजियम। तो भैया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो भैया उसका फोर्स लंबाई था और चौड़ाई कितनी थी उसकी? 10 मीटर। तो भैया ये हो गया आपका जब उसने कांस्टेंट फोर्स से वर्क किया था। जब उसका फोर्स कम होने लगा तो क्या बनाया था उसने? ट्रेपीजियम। तो उसके द्वारा किया गया वर्डन का हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। पहली पैरेलल साइड क्या थी? ये देखो, ये साइड और ये साइड क्या है? इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी है? तो सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या होगी? 100 प्लस 50। और उनके बीच में दूरी कितनी होगी? ये ये दूरी है ना, तो ये कितना है? 10 और ये कितना है? 20। तो दूरी कितनी होगी दोनों के बीच में? 10। तो भैया यहां से निकाल लिया हमने, जो औरत ने कांस्टेंट फोर्स से वर्क किया वो इतना किया था और जो वेरिएबल फोर्स से वर्क किया था वो इतना किया था। टोटल वर्क कितना किया? 1750 जूल। और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो तो हमेशा एक जैसी था। और वो अगर एक जैसे ही रहेगा तो वर्क क्या आएगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। कितना फोर्स लगा था? फ्रिक्शन 50। कहां तक लगा था? 20 मीटर तक। और उसकी डायरेक्शन क्या थी? डिस्प्लेसमेंट की उल्टी थी। डिस्प्लेसमेंट की क्या थी? तो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा? 180 का। तो वर्क क्या आएगा? -1000 जूल। एनर्जी क्या होती है? ठीक है, देखिए एक बार जल्दी से मैं आपको 1 मिनट के अंदर रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, मैं कितना पढ़ा दिया? अबे वर्क क्या होता है भैया? जब बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो और बॉडी क्या होती है? फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? वर्क। वर्क होने की कंडीशन क्या है? फोर्स जीरो होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है तो क्या होगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। किस तरह कैसे निकाला तो वो देखिए। वर्क ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ज। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ज होता है। ठीक है, नेचर ऑफ वर्डन। तो भैया पॉजिटिव वर्क क्या होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने। ठीक है, देखिए नेगेटिव वर्क कब होता है भैया? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। जहां पर भी फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट का कोई सही फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट हो तो उसके द्वारा किया गया वर्डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जीरो वर्क कब आता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, यानी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। जैसे आपका कुली कुली फोर्स कहां लगाता है? वाई एक्सिस पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां करता है? एक्सिस पे। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क क्या होगा? जीरो। और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है? सेंटर की तरफ। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां होता है? टेंजेंशियल। तो यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, रेडियल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? पार्टिकल के अंदर। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, वर्क जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद है भैया क्वेश्चन कराया मैंने। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन इसको अच्छे से कर लो और जल्दी से करते रहिए।
भैया क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से है, सारे पेपर में से। एनर्जी क्या होता है, सुन लीजिए। एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को हम क्या करते हैं भैया, एनर्जी कहते हैं। आप जितना ज्यादा काम करोगे, इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी क्या है, उतनी ज्यादा है। यानी एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है एक्चुअल में आपके काम से होता है। जितना आपने काम किया, इसका मतलब उतनी ज्यादा आपके अंदर क्या थी, एनर्जी। कम काम करोगे तो एनर्जी क्या होगी आपके अंदर, कम होगी। ज्यादा काम करोगे तो एनर्जी क्या होगी आपके अंदर, ज्यादा होगी। तो लिखा कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू दी वर्क। समझ गए भैया। हाँ, एनर्जी का मेजरमेंट हम बॉडी के द्वारा किए गए वर्क से करते हैं। जितने ज्यादा वर्क करेगी भैया, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी क्या थी, इतनी ज्यादा। ज्यादा वर्क, कम वर्क, एसआई यूनिट क्या होती है भैया। अपने बात करें भैया मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं हमारे पास। देखिए, वैसे तो बहुत सारी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पता नहीं कितनी सारी एनर्जी होती है। मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, वो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो वो एनर्जी जो किसी को फेंकने से, किसी को ऊपर फेंकने से, किसी की शेप और साइज को बदलने से जो एनर्जी आती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं उसे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मैकेनिकल मींस। ठीक है, मैकेनिकल मींस जो भी एनर्जी, मैकेनिकल मींस क्या होते हैं भैया, मोशन। मोशन में अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो भी मैकेनिकल मीन होगा। किसी बॉडी की पोजीशन पहले जमीन पे थी, अब वो हाइट पे चली गई, तो वो भी क्या होगा, मैकेनिकल मीन होगा। और कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, शेप और साइज को चेंज कर देना किसी को, तो वो भी क्या, मैकेनिकल मीन है। इन सब केस में जो एनर्जी आएगी उसे क्या देंगे भैया, मैकेनिकल एनर्जी। हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहली क्या है, काइनेटिक। दूसरी क्या है, काइनेटिक कब आती है भैया, काइनेटिक भी एक मैकेनिकल एनर्जी है, और वो कब आती है, जब बॉडी आपकी क्या होती है, मोशन में होती है। क्या होती है, मोशन में। तो जब आपकी बॉडी मोशन में होगी तो उस वक्त जो एनर्जी आती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, ज्यादा मोशन रहेगी, ज्यादा स्पीड रहेगी तो उसकी काइनेटिक क्या होगी, ज्यादा होगी। और कम मोशन है, कम स्पीड है, तो उसकी काइनेटिक क्या होगी, कम होगी। यहां पे लिखा हुआ एग्जांपल लिखा, नोट एक मूविंग, और एक बात ध्यान में रखना, कोई चीज चल रही है, उसको रोकने में आप कुछ वर्क करोगे। अगर उसको रोकने में आप ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी क्या थी, कौन सी एनर्जी। अगर उसको रोकने में कम वर्क करना पड़ेगा तो उसके पास एनर्जी क्या थी, कौन सी एनर्जी। मतलब किसी बॉडी को रोकने में जितना वर्णन करता है, वही उसके क्या, किसके बराबर होता है, काइनेटिक है। तो वही लिखा हुआ है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने से पहले जितना वर्णन करता किया जाता है, वही क्या आता है, वर्क, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। काइनेटिक एनर्जी के, किसी चलती बॉडी को रोकने के लिए, सुन लीजिए, किसी चलती बॉडी को रोकने में जितना आप वर्णन करोगे, वही वर्क किसके बराबर होगा, उस बॉडी के काइनेटिक के। समझ गया। एग्जाम्पल, अ मूविंग हैमर कैन ड्राइव द नेल इनटू द वुड। एक हथौड़ा है, वो ऐसे चल, मूविंग मतलब मूविंग हैमर, ठीक है, चलता हुआ होता हथौड़ी, वो कील के ऊपर लगता है, और वो कील क्या करती है, उसके अंदर, दीवार के अंदर या वुड के अंदर क्या होती है, घुस जाती है। कैसे घुसी, क्योंकि भैया उसके पास, हैमर के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हुआ, हैमर जाके टकराया, और वो एनर्जी क्या हुई, कील के अंदर ट्रांसफर हुई, और उस कील के अंदर जैसी एनर्जी ट्रांसफर हुई, कील कहां घुस गई, वुड के अंदर। यानी भैया उस एनर्जी ने क्या किया, वर्क किया, किसमें, नील कील को गाड़ने में। अब देखिए अगले कह रहे हैं, अ फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक दी विंडो पेन। भैया जो ग्लास वगैरह होते हैं ना, उसके पत्थर मारो, पत्थर के पास कौन सी एनर्जी है, चलता जा रहा है, काइनेटिक। और उनने क्या किया, टकराया ग्लास से, और ग्लास क्या हुआ, टूट गया। तो वर्क कर दिया उसने, किस वजह से किया वर्क। अगर ज्यादा काइनेटिक हुई तो ग्लास क्या होगा, अच्छी तरीके से टूटेगा। ज्यादा तेज ईंट फेंक के मारोगे तो आपके दोस्त का सर क्या होगा, ज्यादा अच्छा फटेगा। और धीरे मारोगे ईंट तो क्या होगा, आपका दोस्त का सर क्या होगा, कम अच्छे से फटेगा। मतलब वर्क इट, ऑल अबाउट वर्क, ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भैया, जितनी ज्यादा काइनेटिक उतना ज्यादा वर्क, जितनी कम काइनेटिक उतना कम वर्क। ठीक है, फिर कह रहा है भैया, अब मूविंग बुलेट, मूविंग बुलेट के पास क्या होती है, ठीक है, पेनिट्रेट इट्स टारगेट। ठीक है भैया, अपने टारगेट को क्या करती है, पेनिट्रेट कर देती है, भेद देती है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, काइनेटिक। और पेनिट्रेट करने का मतलब क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, एक्सप्रेशन बहुत आसान है, इसकी एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है। एक बात ध्यान रखना, एक चलती बॉडी को रोकने में
या एक रुकी बॉडी को चलाने में जो भी वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? सुन लीजिए, एक बॉडी है जो चल रही है, उसको रोकने में आपको 50 जूल वर्क करना पड़ा। कितना करना पड़ा? इसका मतलब उसके पास काइनेटिक कितनी थी? 50 जूल। एक बॉडी रुकी हुई है और उसको चलाने के लिए चलाया आपने, आपका 100 जूल वर्क किया, तो आपके इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक कितनी आएगी? 100 जूल। ये ध्यान रखना, एक चलती बॉडी को रोकने में और एक रुकी बॉडी को चलाने में जितना वर्क डन करोगे वही किसके बराबर होगा? उस बॉडी के काइनेटिक के। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी क्या थी? रुकी हुई थी। क्या थी? उसके हमने ऊपर हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे तो किसका मतलब क्या करेंगे? वर्क करेंगे। और बॉडी ए पोजीशन पे थी, ठीक है, बॉडी एक्सेलरेट हुई। कैसा एक्सेलरेशन था? कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और थोड़ी देर बाद वो बी पॉइंट पर आ गई, इस दौरान उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी? वी कितनी हो चुकी थी? तो आपने वर्क कितना किया? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी के अंदर? वर्क कितना किया? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। आपने ए से बी तक, पहले बॉडी क्या थी? रुकी थी, और आपने फोर्स लगा कर क्या कर दिया? उसको चला दिया। तो भैया मैंने आपको बोला कि भैया जितना वर्क करोगे चलाने में या जितना वर्क करोगे रोकने में, दोनों ही वर्क किसके बराबर होंगे? बॉडी के काइनेटिक के। यहां पे आप क्या कर रहे हो? चलाने में वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चलो आप वर्क निकालते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है भैया? अभी देखो काइनेटिक तो आपको पता ही है भैया, चलाने में जितना वर्क होगा वो काइनेटिक के बराबर होगा, या रोकने में जितना वर्क होगा वो भी किसके बराबर होगा? काइनेटिक के बराबर होगा। चलो वर्क निकालते हैं। वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू में, फोर्स क्या होता है? मास इंटू में, इंटू में। अब एक चीज देखिए, आपको ये वाली क्वेश्चन पता है, वी स्क्वायर इक्वल में यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल में, चलो वी तो बात की वेलोसिटी है जब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को। यू क्या था भैया? रुकी थी बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? 0। बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन कितना आया? ए। और बॉडी कितना चली? तो डी की वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर, ये तो 0 ही है, वी स्क्वायर अपॉन में डी की वैल्यू जो बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हुआ? वी स्क्वायर अपॉन में 2। तो हमने क्या किया भैया, जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी यहाँ पे क्या लिख दिया? वी स्क्वायर अपॉन में ए से ए क्या हुआ? तो क्या आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। ये वर्क हुआ, और यही वर्क किसके बराबर होगा? रुकी बॉडी को चलाने में जो वर्क होगा या चलती बॉडी को रोकने में जो वर्क होगा वही वर्क किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर हमने रुकी बॉडी को चलाने में इतना वर्क किया। कितना किया? और यही किसके बराबर होगा? समझे? देखिए एक्चुअली बता रहा हूँ, बहुत आसान है। आप लोग ना थोड़ी सी अपना लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से ना चीजों को मिस कर देते हैं। बाकी ये सारी चीजें बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ही चीज पे अगर आपको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो आप आसानी से इन चीजों को कर सकते हो। थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं कुछ नहीं करा रहा, अब देखिए एक बारी मैं आपको जो मैंने कराया अभी, मतलब कि एनर्जी में, वो दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। देखिए एनर्जी क्या थी भैया? एनर्जी कार्य करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का मेजरमेंट किससे होता है? बॉडी के द्वारा वर्क से। बॉडी ज्यादा वर्क करेगी, एनर्जी ज्यादा है। कम वर्क करेगी, एसआई यूनिट क्या होती है? हम किस एनर्जी का पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जो मोशन, पोजीशन और शेप और साइज को चेंज करने पर आती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया? मैकेनिकल एनर्जी। कितने टाइप की होती है? काइनेटिक और, काइनेटिक क्या होती है? जो मोशन की वजह से आती है। अब काइनेटिक का मेजरमेंट कैसे होता है? तो भैया रुकी बॉडी को चलाने में जो वर्क करोगे या चलती बॉडी को रोकने में जो वर्क करोगे वही किसके बराबर आएगा? काइनेटिक की एक्सप्रेशन में देखिए एग्जांपल मैंने दिया, एक मूविंग हैमर जितने अंदर तक कील को काटता है, इसका मतलब उसके पास उतनी ज्यादा काइनेटिक थी। समझ गए भैया? एक चलता हुआ पत्थर जितना बढ़िया से कांच को फोड़ता है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक उतनी। समझ गए भैया? उसके बाद एक्सप्रेशन निकाली, तो मैं यहाँ पे रुकी बॉडी को चला रहा हूँ, रुकी बॉडी को चलाने में जो वर्क होगा वही किसके बराबर होगा? काइनेटिक। तो ये रुकी बॉडी थी, फोर्स लगाया, चल गई, थोड़ी देर बाद कहां पहुंच गई? बी पॉइंट पर। वेलोसिटी कितनी आ गई? वी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डी। तो भैया आपने क्या किया कि हमने सीधा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वी स्क्वायर अपॉन में 2a। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था? मास इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रखी? वी स्क्वायर अपॉन में
तो डिस्प्लेसमेंट क्या पे वी स्क्वायर अपॉन में 12 ए से क्या हुआ कैंसिल हो गया, हाफ एम स्क्वायर ये वर्क आया, यही वर्क क्या हुआ रुकी बॉडी को चलाने में किया है, और रुकी बॉडी को चलाने में जो वर्क होगा वही किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार आप इसको नोट्स को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये समझ लेना चैप्टर का 20% पार्ट आज हमने कर लिया, ठीक है। अब बाकी बच्चा कल इससे आधा करा दूंगा क्योंकि कल इससे आधा आसान हो जाएगा, ठीक है। बस आप इस पे जाके अच्छे से पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है नया। एक बार ही हो सकता है कैलकुलेशन में मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है तो उसको देख के अपना कर लेना, ठीक है। बाकी खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया लेकिन आपको रहने दो, ज्यादा हो जाएगा वरना, ठीक है। आपके लिए बस हजमी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वैष्णवी तू नोट्स बना रही है? नहीं बना रही, मैं तेरे से कल बना ले वरना दिक्कत रहेगी आगे।